हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम लेटेंट हीट यानी गुप्त ऊष्मा के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ वेपोराइजेशन के टॉपिक पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए हम बात करते हैं लेटेंट हीट यानी गुप्त ऊष्मा के बारे में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में मेल्टिंग वाले प्रोसेस में देखा था कि जब किसी सॉलिड एग्जाम्पल के लिए बर्फ़ को हीट यानी एनर्जी देते हैं तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है, और जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करते करते बर्फ़ के मेल्टिंग पॉइंट यानी 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तो अब इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करना बंद हो जाता है, जबकि इसे हमने लगातार हीट यानी एनर्जी प्रोवाइड करते रहा। अब यह टेम्परेचर तभी इंक्रीज़ करता है जब बर्फ़ पूरी तरह से पानी में चेंज हो जाता है, क्योंकि दी जाने वाली एनर्जी इनके पार्टिकल्स को अलग करने में लग जाता है। तो जब से टेम्परेचर इंक्रीज़ करना बंद हुआ था, उस समय से लेकर जब आगे टेम्परेचर इंक्रीज़ करना स्टार्ट होता है, तब इस टाइम पीरियड में दिया जाने वाला हीट अमाउंट लेटेंट हीट यानी कि गुप्त ऊष्मा कहलाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो वह एनर्जी जो किसी सब्सटेंस के फेज़ यानी स्टेट को कांस्टेंट टेम्परेचर पर चेंज करने के लिए रिक्वायर होता है, उसे लेटेंट हीट कहते हैं। तो हम लेटेंट हीट को कुछ इस प्रकार से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ हीट that is required to change the phase or state of a substance at constant temperature is known as latent heat। अब कांस्टेंट टेम्परेचर यहाँ इसलिए कहा गया है क्योंकि जब यह प्रोसेस हो रहा होता है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, यानी कि यह इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं करता है। अब लेटेंट हीट के दो कॉमन फॉर्म्स होते हैं, जिनमें फर्स्ट है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न और सेकेंड है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न के बारे में। इसे कुछ इस प्रकार से डिफ़ाइन किया गया है कि द अमाउंट ऑफ हीट विच इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज द 1 kg ऑफ ए सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर मीन्स इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज़ कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। मतलब ये कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर किसी 1 किलोग्राम के सॉलिड को उसके मेल्टिंग पॉइंट पर पूरी तरह से लिक्विड में चेंज करने के लिए जितनी हीट अमाउंट की ज़रूरत होती है, उस हीट अमाउंट को उस लिक्विड का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न कहते हैं। अब इसे ईजिली समझने के लिए चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लें कि हम किसी 1 kg के बर्फ़ को लेते हैं जिसका टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस है, और अब इसे हीट प्रोवाइड करते हैं। तो अब इसका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा, और बढ़ते बढ़ते जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है तब टेम्परेचर में इंक्रीमेंट रुक जाता है और बर्फ़ पानी में कन्वर्ट होने लगता है, यानी इसका स्टेट चेंज होने लगता है। और इस प्रकार जब बर्फ़ पूरी तरह से पानी में कन्वर्ट हो जाता है तो इसका टेम्परेचर फिर से इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। तो टेम्परेचर बंद होने से लेकर दोबारा टेम्परेचर इंक्रीज़ होने तक यहाँ हमें लगभग 3,34,000 जूल्स हीट अमाउंट प्रोवाइड करना पड़ा, जो कि 1 kg के बर्फ़ को पानी में कन्वर्ट करने में लगा। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि पानी का जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न है वो 3,34,000 जूल्स पर kg है, क्योंकि हमें 1 kg के बर्फ़ को कांस्टेंट टेम्परेचर यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर पूरी तरह से पानी में चेंज करने के लिए 3,34,000 जूल हीट अमाउंट की ज़रूरत पड़ी। तो इसे हम वाटर का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न कहेंगे। यहाँ जूल जो है वो हीट अमाउंट को मेज़र करने का एक यूनिट है, जैसे कि हम टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में या फिर केल्विन में मापते हैं। तो इस प्रकार से हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न को समझा। अब सेकेंड देखते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो इसे कुछ इस प्रकार से डिफ़ाइन किया गया है कि द अमाउंट ऑफ हीट विच इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ ए लिक्विड टू इट्स गैसियस फॉर्म एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर मीन्स इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज़ कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। मतलब ये कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर किसी 1 किलोग्राम के लिक्विड को उसके बॉइलिंग पॉइंट पर पूरी तरह से गैसियस स्टेट में चेंज करने के लिए जितने हीट अमाउंट की ज़रूरत होती है, तो उस हीट अमाउंट को ही उस लिक्विड का लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए यदि हम किसी 1 किलोग्राम के पानी को हीट प्रोवाइड करें तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करने लगता है, और इंक्रीज़ करते करते इसके बॉइलिंग पॉइंट यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस तक आकर रुक जाता है, और इस टेम्परेचर पर पानी उबलने लगता है, जिससे कि यह बहुत ही फास्टली वेपर में कन्वर्ट होने लगता है। अब यह टेम्परेचर तभी इंक्रीज़ करता है जब तक कि पूरा वाटर वाष्प यानी कि वेपर में कन्वर्ट न हो जाए। तो टेम्परेचर का इंक्रीमेंट रुकने से लेकर दोबारा टेम्परेचर इंक्रीज़ होने तक के टाइम पीरियड में हमें लगभग 22,58,000 जूल एनर्जी यानी कि हीट अमाउंट की आवश्यकता पड़ी।
तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वाटर का जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है वो है 22,58,000 जूल्स पर केजी, क्योंकि हमें 1 केजी के वाटर को कांस्टेंट टेम्परेचर पर वेपर में कन्वर्ट करने के लिए लगभग 22,58,000 जूल एनर्जी की आवश्यकता पड़ी। तो इसे हम वाटर का लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहेंगे। तो इस प्रकार से हमने लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को भी समझ लिया। तो चलिए अब इसे हम एक ग्राफ के थ्रू समराइज़ करते हैं। हमने ये देखा कि यदि हम किसी सॉलिड मैटर को हीट प्रोवाइड करते हैं तो जैसे जैसे हीट कॉन्स्टेंटली दिया जाता है वैसे वैसे इसका टेम्परेचर भी इंक्रीज़ करता है, और जब यह टेम्परेचर मैटर के मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंचता है तो यह इंक्रीज़ होना बंद हो जाता है। जबकि हमने हीट लगातार प्रोवाइड करते रहा तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होना जब बंद हो जाता है तो अब जो हीट दिया जाता है वह हीट अमाउंट उस मैटर के सिर्फ फेज़ को चेंज करने में यानी सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने में लग जाता है। तो जितना टेम्परेचर हमें सिर्फ इसके फेज़ यानी स्टेट को सॉलिड से लिक्विड में चेंज करने में लगा, यही हीट अमाउंट लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न कहलाता है। अब जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है तो चूँकि हम इसे कॉन्स्टेंटली हीट दे रहे हैं तो अब मैटर का टेम्परेचर फिर से इंक्रीज़ करना स्टार्ट हो जाएगा, और हीट देने के साथ साथ टेम्परेचर भी इंक्रीज़ करता जाएगा। अब जब टेम्परेचर उस मैटर के बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच जाएगा तो फिर से यह इंक्रीज़ करना बंद कर देगा, जबकि हमने लगातार इसे हीट प्रोवाइड करते रहा। तो अब यहाँ से दिया जाने वाला हीट अमाउंट सिर्फ मैटर के स्टेट को लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने में लग जाता है, और जब यह पूरी तरह गैस में कन्वर्ट हो जाए तो अब इसका टेम्परेचर फिर से इंक्रीज़ करना शुरू हो जाएगा। तो जितना हीट अमाउंट लिक्विड से गैसेस स्टेट में बदलने तक दिया गया वही हीट अमाउंट लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहलाता है। अब यदि यहाँ हम बर्फ़ के लिए इस ग्राफ को कंसीडर करें तो इसे हीट प्रोवाइड करने पर इसका टेम्परेचर बढ़ेगा और इसके मेल्टिंग पॉइंट यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर आने के बाद रुक जाएगा, और जब यह पूरी तरह से पानी में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसका टेम्परेचर फिर से बढ़ेगा और बॉइलिंग पॉइंट पर आके इंक्रीमेंट फिर से बंद हो जाएगा। अब जब यह पूरी तरह से वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करने लगेगा। तो यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस के बर्फ़ से लेकर 0 डिग्री सेल्सियस के पानी में कन्वर्ट होने तक जितनी हीट अमाउंट की ज़रूरत पड़ी उसे हम पानी का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न कहेंगे, जो कि हमने देखा था कि यदि बर्फ़ 1 केजी का हो तो इसके लिए यह वैल्यू 3,34,000 जूल पर केजी होता है, और जब इसका टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी का वेपर में कन्वर्ट होने तक दिया जाने वाला हीट अमाउंट वाटर का लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहलाता है, जिसका वैल्यू होता है 22,58,000 जूल पर केजी। तो इस प्रकार से हमने लेटेंट हीट के बारे में समझा। अब बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक पर, जो कि है वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन वह प्रोसेस है जिसमें कि कोई लिक्विड सब्सटेंस लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में चेंज होता है। तो इसी प्रोसेस को हम वेपोराइजेशन यानी कि वाष्पीकरण कहते हैं। तो इसे हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि द प्रोसेस इन विच एनी लिक्विड सब्सटेंस कन्वर्ट्स इनटू इट्स गैसियस फॉर्म इज कॉल्ड वेपोराइजेशन। एग्जाम्पल के लिए पानी का वाष्प यानी कि लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होना वेपोराइजेशन का एक सिंपल सा एग्जाम्पल है। अब पानी जो है वो 2 प्रकार से वेपोराइज हो सकता है। पहला तो ये कि यदि हम पानी को 1-2 दिन के लिए खुले में छोड़ दें तो हम ये देखते हैं कि इसका लेयर घट जाता है, मतलब ये कि यह धीरे धीरे वाष्प में कन्वर्ट होते रहता है। और दूसरा ये हो सकता है कि यदि हम इसे अलग से हीट प्रोवाइड करें तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है, और जब इसका टेम्परेचर इसके बॉइलिंग पॉइंट यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तो पानी बॉयल करने लगता है और बहुत ही फास्टली वेपर में कन्वर्ट होने लगता है। तो फर्स्ट कंडीशन में पानी जो है वह नॉर्मल टेम्परेचर यानी कि बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर वेपोराइज हो रहा है, जबकि दूसरे कंडीशन में पानी जो है वह अपने बॉइलिंग पॉइंट यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर वेपोराइज हो रहा है। तो यदि बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर कोई लिक्विड गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को हम इवेपोरेशन कहते हैं, और यदि कोई लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट पर गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है तो वह प्रोसेस बॉइलिंग कहलाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वेपोराइजेशन का प्रोसेस जो है वह 2 तरीके से होता है, पहला इवापोरेशन प्रोसेस द्वारा और दूसरा बॉइलिंग के प्रोसेस द्वारा। यानी ये दोनों प्रोसेस वेपोराइजेशन के ही हम कह सकते हैं कि सबसेट हैं। तो इस प्रकार से हमने इन्हें डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लिया, लेकिन इनके कंसेप्ट को और भी डीपली जानेंगे हम अपने अगले वीडियो में, जिसमें हम इवेपोरेशन और बॉइलिंग के बीच के डिफरेंस को भी जानेंगे। तो इस वीडियो को अब यहीं वाइंड अप करते हैं।
थैंक्स।